नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह को तीसरी बार भी बम्पर जीत का भरोसा। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, सरकार ने इकोनॉमी को दिया नया मुकाम। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी में अगले 25 साल होंगे भारत के नाम। गुजरात में प्रधानमंत्री का लगातार दूसरे दिन तूफानी प्रचार। आनंद में कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस के हाल पर पाकिस्तान में भी मातम। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप शेयरों में खरीदारी। पीएसई, एनर्जी, ऑटो इंडेक्स भी चढ़े, लेकिन बैंकिंग, रियलिटी, आईटी शेयरों पर दबाव। गोदरेज ग्रुप में पारिवारिक बंटवारे के बाद गोदरेज प्रॉपर्टी और गोदरेज इंडस्ट्री में 4 से 6% की तेज गिरावट। वहीं गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी। 2 हिस्सों में बटेगा गोदरेज का कारोबार। दुबई में बारिश ने फिर फैलाई दहशत। फ्लाइट्स रद्द। भारतीय एयरलाइंस ने दुबई, शारजाह, अबू धाबी के लिए एडवाइजरी जारी की। अगले 48 घंटे सावधान। अब फोन करने वाले का दिखेगा नाम। पहले हरियाणा जैसे छोटे सर्कल से होगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। सफल रहने पर पूरे देश में होगा लागू। तो चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल देश के लिए स्वर्णिम रहे हैं। इकोनॉमी को मोदी सरकार ने नई ऊंचाई दी है। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने को भी बड़ी उपलब्धि बताया। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये 2 ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी। पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात ओंधे मुंह घिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। महंगाई आसमान को छू रही थी और कुल मिलाकर
बजट के 16 के 16 पैरामीटर्स जी। नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है। एफआईआई के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। पीएलआई स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है। जी। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं। हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर कर रही हैं। ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायनियर बन चुका है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जी। थोड़े लेट है मगर सेमीकंडक्टर, जी। इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, जी। बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्ष का क्षेत्र लेट होने के बावजूद मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी। इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फाउंडेशन डाल चुका है और ये फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है। तो इकोनॉमी भी सुधरी है, सुरक्षित भी हुआ है। देश 11वें नंबर का अर्थतंत्र था, आज 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। गांव हो या शहर, जंगल हो या रेगिस्तान, सागर किनारा हो या शहर हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजट में आम बात बन चुका है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने सारे रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते जा रहे हैं। देश के अंदर सीमाओं को चौक चौबंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जनता में भारत का भविष्य उज्जवल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करने की नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है। जी। आज पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी। हायर एजुकेशन हो, नई इकोनॉमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मभूमि, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, यूसीसी हो, या देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर ये 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले 10 साल। जनता भी ये फील कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। तो ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार बम्पर जीत की ओर है और आसानी से 400 का आंकड़ा पार कर जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान बदलने के लिए विपक्ष दावे कर रहा है वो सिर्फ कोरा झूठ है। अगर आप पहले 2 फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी से बिल्कुल पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है
कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में। तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे। चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई कुछ और दिलचस्प खबरें। गुजरात के आणंद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डबल अटैक किया। उन्होंने कांग्रेस पर वोट जिहाद और बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अपने भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बना हुआ है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इन दोनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी और जबकि कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस चुनाव समिति ने पूरी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष को दी है और आज शाम तक इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हाजीपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने से पहले चिराग पासवान ने पटना में पूजा अर्चना की और अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को याद किया। चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला।
वहीं उड़ीसा की संबलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और रथ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा नंबर 1 राज्य बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा की सभी 21 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने भी आज अपना नामांकन भरा। नामांकन करने से पहले श्रीकांत ने कल्याण में रोड शो किया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रीकांत का मुकाबला शिवसेना यूबीटी की वैशाली दारेकर से है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में क्या है चुनावी माहौल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 128 अंक चढ़कर 74,611 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक चढ़कर 22,648 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, तेल, गैस, फार्मा शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, रियलिटी, आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप अब 2 हिस्सों में बंट गया है। आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज के पास लिस्टेड कंपनियां होंगी, जबकि जमशेद गोदरेज और स्मिता के पास नॉन लिस्टेड कंपनियां होंगी। इस बंटवारे का किस कंपनी पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं यतिन मोहता। तो यतिन, ये बताएं कि गोदरेज ग्रुप में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है वो किस तरह से की गई है? बिल्कुल, 125 साल पुराने गोदरेज ग्रुप का बंटवारा जो है वो फॉर्मली अनाउंस हो गया। फैमिली सेटलमेंट के तहत जो 2 फैमिली ग्रुप्स हैं, गोदरेज इंडस्ट्रियल ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है जमशेद गोदरेज का, इन दोनों के बीच में बंटवारा फाइनलाइज किया गया है। और अगर हम ओवरऑल मैट्रिक्स देखें तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो गोदरेज इंडस्ट्रियल ग्रुप के पास रहेंगी, और जो नॉन लिस्टेड ग्रुप है, सबसे बड़ा जो उसमें हिस्सा है गोदरेज बॉयस का, और इनकी 4000 एकड़ की जो विक्रोली लैंड है वो गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप जो जमशेद गोदरेज हेड करते हैं, इनके हिस्से में जाती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली ये बहुत टाइम से अवेटेड था, ये कैसे बंटवारा होगा, लेकिन हाँ, ये जो लिस्टेड कंपनियां हैं ये दोनों भाइयों आदि गोदरेज नादिर गोदरेज के बीच में रहेगी, और आगे जाके जो है फिरोज शाह गोदरेज जो है ये गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन बनेंगे, और नॉन लिस्टेड कंपनियां जो है जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता गोदरेज के पास जाती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर हम पूरा का पूरा बंटवारा देखें तो यहाँ सबसे बड़ी जो कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डको भी है, उसके साथ गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह कंपनी है जो आदि गोदरेज के साथ रहेंगी, और नॉन लिस्टेड कंपनीज जो है जहाँ इंजीनियरिंग, डिफेंस और सबसे बड़ा ऑब्वियसली विक्रोली का 4000 एकड़ का लैंड बैंक वो शामिल होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आप बात करते हैं दुबई की। अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि दुबई में फिर से भारी बारिश का खतरा है। भारतीय एयरलाइंस ने दुबई, शारजाह, अबू धाबी के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। तो रोहन, ये बताएं एयरलाइंस की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी में कहा गया है?
दीपाली, 1 महीने से कम समय में ये दूसरी बार है कि जब इस तरह की एडवर्स वेदर यूएई में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जो हवाई यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अभी अगर कहें सारे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो तो प्रभावित हुए हैं। अभी की स्थिति बता दें, जो दुबई एयरपोर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि 9 अराइवल फ्लाइट्स और 4 डिपार्चर फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनको कि डाइवर्ट किया गया है। भारत से एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इसके अलावा इंडिगो और विस्तारा, इनकी फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। उन सभी ने एडवाइजरी जारी की है कि यात्री जो है वो घर से निकलने से पहले जो है स्टेटस चेक कर लें। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। एमिरेट्स जो वहाँ से ऑपरेट करती है और फ्लाई दुबई, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की है। और अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि एक ऑरेंज अलर्ट है जो कि हैवी रेनफॉल का इशारा करती है। तो डिस्ट्रप्शन जो है अगले कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज शाम के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है? आखिर क्यों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट लगातार कम हो रहे हैं? इसका कारण है स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ बढ़ता रुझान या फिर एआई से नौकरियों पर पड़ रहा गहरा असर? इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। तो मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज समाचार।